घर घर टूट रही कमर, गांव गांव भाव खा रहे ताव, उदास है कमाई, जेब की फूटी रुलाई। रसोई गैस की कीमत 850 रुपए के करीब पहुंच गई है। इसका सीधा सीधा असर आम जनता और आम गृहिणियों की रसोई के ऊपर पड़ रहा है। चूल्हे चौके में लगी आग, बार बार बढ़ रहे दाम, कौन लगाएगा लगाम। मुनाफे में हिस्सेदारी, चुप क्यों है सरकार। महंगाई पर महाभारत। जेब में तो मौसम पतझड़ का है, सरकार कह रही है शुरुआत गुलाबी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। क्या राहत की उम्मीद करना बेमानी है? चलिए राहत की उम्मीद छोड़िए, क्या इतनी उम्मीद करना कि दाम ना बढ़े हैसियत से ज्यादा मांग लेना है? दरअसल सैलरी साल में एक बार बढ़े तो बढ़े, पर पेट्रोल, डीजल और गैस के भाव तो लगभग रोज ही ताव खा जाते हैं। और यह दर्द सिर्फ उसे दिखता है जो विपक्ष में होता है, और आम लोग ये धीरे धीरे सोचने लगते हैं कि अपना काम बनता, बाकी भाड़ में जाए जनता ही कहीं सियासत का नया मूल मंत्र तो नहीं बन गया। आज दोपहर की दो टूक में बात महंगाई पर महाभारत की। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रही है ज्योति खंडेलवाल जी, कांग्रेस नेता हैं, साथ ही मधु कुमावत जी, बीजेपी नेता है। आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मधु कुमावत जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मधु जी, आज जितने भी दाम हैं सिलेंडर के, आपके हिसाब से लॉजिकल है, ठीक है? एक्चुअली क्या होती है, बहुत सारी चीजें भी देखनी पड़ती है। लॉजिकली अगर अपन देखा जाए तो ये ठीक नहीं है, बट सरकार की, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, तो उनकी भी कुछ मजबूरियां होती है। ये अमेरिका में डॉलर तय करता है। अगर कीमत डॉलर की बढ़ती है तो अपना रुपया जो है वो कमजोर होता है, उसी की वजह से हमारे जो सिलेंडर के दाम है वो बढ़ते हैं। ये लॉजिकली बातें हैं, ये सब आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं। इसका यही कारण है मोटा मोटा। तो मधु जी एक बात बताइए, फिर जब कांग्रेस के समय दाम बढ़ रहे थे तो आप लोग चिल्ला चोट क्यों मचाते थे? 90% जो कमर्शियल सिलेंडर है नहीं, फिर जब कांग्रेस के समय दाम बढ़ते थे और सरकार कुछ नहीं कर सकती, तो फिर आप तब चिल्ला चोट क्यों मचाते थे? नहीं, हमारी सरकार कोशिश कर रही है ना। अब सरकार तो उनकी सरकार कोशिश नहीं करती थी? की बात कर रहे हैं, सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है। जैसे चीन के अंदर है, वहाँ पे भंडारे है, इस वजह से वहाँ पे दाम नहीं, तो क्या कांग्रेस सरकार नहीं करती थी? आप उनके 70 सालों का हिसाब मांगते रहते हैं, आज बताइए। तो आपने हमें कितने साल दिए? मात्र 10 साल दिए, उसके प्रति हम अग्रसर हैं, हम काम। तो मैडम, जो आप ये कह रही हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें वहाँ पे ठीक है, सस्ता, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं आपकी बात को स्वीकार कर लेता हूं। ये बताइए, उन बहुत सारे फैक्टर्स में मेरी जेब, किसी गरीब की जेब, किसी एम्प्लॉय की जेब, वो जिसकी नौकरी छूट गई उसकी जेब, वो कहां पर स्टैंड करती है आपकी प्राथमिकता में उन बहुत सारे फैक्टर्स के बीच? देखो, मैं तो ये कहना चाहूंगी आपको, जो कमजोर वर्ग है उनकी सब्सिडी तो जारी रहनी चाहिए। कितनी आती है सब्सिडी? कितनी सब्सिडी आती है? 750 का सिलेंडर खरीदो, 40 रुपए अकाउंट में आ जाए, ये कौन सी सब्सिडी है? अभी तो आ ही नहीं रही है। तो कुछ तो कम होगा ना। जो गरीब जनता है उन पे भार तो कम होगा ना। बाकी जो अपनी स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं, वो अगर अपनी छोड़ेंगे, उनके भार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
पर जो गरीब वर्ग है उनको तो असर पड़ेगा ना ठीक है, उस पे। ठीक है, ठीक है, 40 ठीक है। अगर पड़ता है तो कितना फर्क पड़ता है? ठीक है, अब मैं देखिए बताना ना। चाहता हूं, मेरे साथ अल्पना कटेजा जी जो कि अर्थशास्त्री हैं और मेघा धानुका जी गृहिणी हैं, वो भी जुड़ रही हैं। मैं आप दोनों का भी स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। अल्पना कटेजा जी, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं तेल के दाम या गैस के दाम, लेकिन क्या कहीं किसी भी फॉर्मूले से कोई गुंजाइश नहीं बनती कि कुछ राहत मिल सके? या फिर यह करें कि सरकार ये बोल दे कि भाई इतने पीरियड तक के लिए तो बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद हम रोल बैक करेंगे, क्योंकि रोल बैक हमें कहीं नहीं दिखता, हमें सिर्फ ये दिखता है अप अप एंड अप। कभी भी रोल बैक होते हुए तो देखा नहीं है। एग्जैक्टली इसलिए ये तो प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं लगता है कि कोई भी सरकार ये बताए कि बाद में रोल बैक होगा। विश्वास भी कोई नहीं करेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक काम जरूर सरकार कर सकती है कि जो इस समय घाटे का बजट सरकार जब पेश करती है तो महंगाई बढ़ती है, तो उस समय उसको वो अपने कैपिटल एक्सपेंसेस में बढ़ाए, उसको प्रोडक्टिव खर्चे बढ़ाए, अपने अनप्रोडक्टिव खर्चों को कंटेन करे, कम करे। उससे महंगाई पे कुछ कंट्रोल हो सकता है। एक अर्थशास्त्री के तौर पे मैंने ये बात बताई। दूसरा काम सभी सरकारों को, राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को इमीडिएटली ये करने चाहिए कि वो जहां जहां वैट में, जीएसटी में, किसी में भी रिलीफ दे सकें वो देने चाहिए। बल्कि ये तो दूसरी बात हो रही है कि आप सब्सिडी भी कम कर रहे हो या पेट्रोल और इनमें बढ़ा रहे हो, तो ये तो उल्टा हो गया। देखिए, हम जिन परिस्थितियों में ये महंगाई बढ़ रही है या फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गैस के बढ़ रहे हैं, वो सब हमारे सामने सभी जानते हैं। उसकी डिटेल में हम बहुत न भी जाएं, तो भी एक चीज जरूर है कि बहुत ही गलत समय पर ये वृद्धि हो रही है। क्योंकि जैसा कि अभी आप कह रहे थे, गरीब ऑलरेडी जिसका रोजगार जा चुका है, ऑलरेडी जिसकी तनख्वाहें बहुत कम हो चुकी हैं, कई टीचर्स ऐसे और हैं। एक और तर्क मुझे समझाइए, जब ये बोला जा रहा है इसी कोरोना पीरियड में डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया नहीं हो रहा है, तो कुछ तो कमी है, कुछ तो गलत कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, हम मानते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ अभी दो चीजों की बात कर रहे हैं, फ्यूल प्राइसेस की, तो उसका तो उससे लेना देना नहीं है ना, डॉलर और रुपये के स्ट्रांग होने से नहीं है ना। पर वो गिना दिया गया। खैर, हाँ बोलिए। नहीं, वो तो मैं तो ये कहूंगी कि सिर्फ अगर वैट को कंट्रोल कर दें तो पेट्रोल प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। वैट में अब रिबेट दे दे, स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, उसमें दे दे। सेंटर एक्साइज में कम कर ले, थोड़ा बहुत राहत तो हाँ, दोनों तरफ से मिल जाएगी। दोनों तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही इस समय इन प्राइसेस को, क्योंकि ये ऐसी प्राइसेस है जिससे हर आम व्यक्ति, हर आमो खास इससे प्रभावित हो रहा है। और न सिर्फ वो डायरेक्टली प्रभावित हो रहा है, ऐसा व्यक्ति जो 4 व्हीलर यूज नहीं करता, 2 व्हीलर यूज नहीं करता, उस पर भी उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। तो फ्यूल प्राइसेस का तो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ज्योति जी आपके पास आ रहा हूं। जब आप लोग यूपीए में थे तब एक ऐसी कल्पना थी जो आप लोगों के सामने थी, उसे आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आपको सुनाने के लिए बहुत ज्यादा उसके बारे में गीत गाए गए। उसका नाम था महंगाई डायन। आपको याद होगा, यूपीए ने उसे बहुत अच्छे से पहचाना था, लेकिन विपक्ष को दिखाई दी थी, यूपीए को नहीं दिखाई दी थी। आज वो महंगाई डायन रिटर्न्स हैं। अब हम दोष किसको दें? हम तो आपसे भी जले, अब हम इनसे भी जल रहे हैं, और हमें न राहत इनमें दिख रही है, न हम आप में देख सकते हैं। आप कांग्रेस की यूपीए सरकार में आप नहीं जले। उस समय हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की क्या कीमत थी, और उस कीमत को मैनेज करते हुए किस तरीके से एक बैलेंस तरीके से भारत की जनता को पेट्रोल और डीजल की एक उस दर में, जहां हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रूड बहुत महंगा मिल रहा था। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, अभी मधु जी ने बहुत ही अजीब सी बातें कही कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने कोई सी भी पेट्रोल डीजल में सेंट्रल की तरफ से जो भी टैक्स लगाया जा रहा है, जो भी ड्यूटी लगाई जा रही है, उसे पिछले साल में 3 गुना कर दिया गया है। 6 रुपए से 18 रुपए तक कर दिया गया है। शुरुआत तो जो ऑयल बॉन्ड्स आपने कंपनियों को दिए थे, उसको चुकाना भी सरकार की जिम्मेदारी थी, वो भी चुकाया गया होगा। जो ऑयल बॉन्ड्स आप लोगों ने कंपनियों को दिए, वो भी तो चुकाया गया होगा।
उसके लिए आपको बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि आप 3 गुना टैक्स को कर दें। आपको जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दरें कम हो रही हैं, तो फिर क्यों हम और ज्यादा बेहताशा वृद्धि के साथ, एक वृद्धि भी एक नॉमिनल वृद्धि होती तो बात समझ में आती, बेहताशा वृद्धि जिसको कहा जाता है। बड़ा आश्चर्य होता है 2014 पे आप मुद्दा बनाते हो कि यूपीए सरकार पेट्रोल की दाम कम करना प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये कहे गए थे शब्द कि आज जिस उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस दर में पेट्रोल मिल रहा है उसमें भारत में 35 रुपए में पेट्रोल मिल सकता है, और आज जब उससे भी कम दरें हैं तब वही लोग जो मुद्दा बनाते थे वो आज उसको जस्टिफाई करते हुए नजर आते हैं। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। मेरा कहना तो यही है ना कि ये मुद्दा तब भी था। दूसरी ओर एलपीजी, क्योंकि मैम आप भी इस बात को समझिए, सैलरी साल में एक आध बार बढ़ जाए तो बढ़ जाए, है ना, लेकिन पेट्रोल दाम उस समय भी बढ़ रहे थे। मेरे को जो याद है, मैंने मिनिमम पेट्रोल जो अपनी गाड़ी में डलवाया था वो 24 रुपए लीटर का था, और आज मैं 101 रुपए दे रहा हूं, है ना। तो आपके समय तक तो आते आते मैंने भी 79 दिए हैं। परिस्थितियों को बिल्कुल एक सा नहीं कर सकते। ठीक है। उस समय की परिस्थितियां निश्चित रूप से अलग थी, जहां अंतर्राष्ट्रीय और एलपीजी गैस के दाम बढ़ने का लॉजिक तो समझ में ही नहीं आता। 2 महीने में आप 200 रुपए बढ़ा देते हो। उज्ज्वला योजना का इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। उस गृहिणी को जब उसके सामने, मैं एक्चुअली उसी सवाल पर जाऊंगा उनके पास, उज्ज्वला योजना के सवाल पर, लेकिन उससे पहले मुझे मेघा धानुका जी को भी शामिल करना है डिबेट में। मेघा जी, क्या कहेंगे आप और हम लोग तो अब निशब्द हो चुके हैं, हम सिर्फ सुन सकते हैं पॉलिटिकल जमात जो बोल दे। अब निशब्द में ही जो बोला जा सके वही बोल सकते हैं। आप भी बोलिए। देखिए सर, केंद्रीय बजट, जी सर, जैसे केंद्रीय बजट आ गया, अपना राज्य का बजट भी आ चुका है, सबने अपना एक बजट दिया है, वैसे हमारे घर के लिए भी एक बजट है। करेक्ट। आज अपन कहें कि एक स्त्री का क्या दायित्व है या एक गृहिणी के रूप में मेरा क्या दायित्व है, तो ये है कि आज हम एक घर की वास्तुकार है। आज हमारा जो ईंधन है उसमें घर की लकड़ियां हमारी जल चुकी है। अगर आप कहते कि इन सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, हमने एक्सेप्ट कर लिया। आपने कहा कोयले के भाव बढ़ गए, हमने एक्सेप्ट कर लिया। पेट्रोल के भाव बढ़ गए, एक्सेप्ट कर लिया। मगर अब आप ये कहें कि गैस के दाम बढ़ चुके हैं, तो हम क्या गैस का यूज करना तो कम नहीं कर सकते? आपने प्याज के बढ़ाए थे, हमने प्याज खाना कम कर दिया। आप पेट्रोल बढ़ाते हैं, हम बाहर जाना कम कर देते हैं। तो क्या कोरोना में आप इस तरीके से अगर गैस के दाम बढ़ाते हैं तो क्या एक घर के जो बजट है उसको इम्पैक्ट नहीं कर रहे? क्योंकि गैस का यूज तो उतना ही होना है जितना पहले हो रहा था। हमारा बजट ही आपने गड़बड़ा दिया है। जिस बजट पे हम सेविंग्स की बातें करना चाह रहे थे, वो सेविंग्स तो पूरी तरीके से आप लोग ने खत्म करने की कोशिश करी है। जहाँ पे सरकार का क्या दायित्व है, मैं ये नहीं कहती कि केंद्र सरकार या मैं ये नहीं कहती राज्य सरकार, क्योंकि मैं केवल खुद के लिए बात करना चाह रही हूँ कि एक घर के लिए आज अपन जितने भी बैठे हैं, पहले अगर अपन अपने सामाजिक दायित्व को छोड़कर अगर अपने पहले गृहस्थ जीवन में ही देखें तो क्या आज वो चीजें हमें इम्पैक्ट नहीं कर रही है किसी ना किसी तौर पे? जिस तरीके से आज अपने गैस के दाम बढ़ा दिए हैं, तो आज आप हमें किस चीज के लिए प्रोवोक करें? क्या हम खाना बनाना घर पे बंद करके बाहर जाएं, वो भी ऐसे वातावरण में? जो एक जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार की मेरी नजर में केवल 3 जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहला रोटी, फिर दूसरा आपका स्वास्थ्य, तीसरा आपकी जो भी जरूरतें हैं जैसे शिक्षा हो गई, जो आपके आधारभूत जरूरतें उनको पूरी करना। पूरी कोरोना के टाइम पे या इतना पैंडेमिक पूरे संसार में फैला हुआ है। और दूसरा मेघा जी, मुझे एक बात और बताइए, ये जो सब्सिडी की बात है, जिन्होंने सब्सिडी नहीं छोड़ी उन्हें कितनी सब्सिडी मिल जा रही है, कितनी मिल जा रही है? मैं तो एग्जाम्पल हूँ, मैं अपना मोबाइल खोल के दिखा सकता हूँ। 40 रुपए 71 पैसे जो लोगों ने मैसेज भेजे हैं मुझे कि हमें 40 रुपए 71 पैसे मिले। और सर ये सब्सिडी भी आपको बता दें, सब्सिडी भी कोई ऐसा नहीं कि आज घर पे सिलेंडर बुक हुआ और सब्सिडी आपके पास आ गई है। सब्सिडी आने में भी समय लगता है और वो भी सीधा बैंक अकाउंट में जाती है। अगर आप इस सब्सिडाइज अमाउंट पे ही हमें देते, और वो भी एक तय सिलेंडर दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सिलेंडरों की संख्या बढ़ा दी गई है सब्सिडाइज, आपको तय 12 सिलेंडर मिलते हैं। एक संयुक्त अगर हम परिवार में रहते हैं तो आप भी समझते हैं कि 12 सिलेंडर काफी नहीं होते हैं। ठीक है मधु जी, आप लोगों ने एक बहुत अच्छी योजना लाई, मैं उसके लिए आपको साधुवाद देता हूं। पर उस योजना के लिए जो खाका खींचा गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक जनसभा में, वो ये था कि मैंने देखा है अपने बचपन में उठते हुए धुआं से आंखों को जलते हुए।
ऐसे तमाम घरों में आपने गैस सिलेंडर पहुंचा दिया, ठीक है, पहला उनको गैस सिलेंडर मिल गया, उसके बाद तो उन्हीं को लेना है ना जो पहले खुद इस लायक नहीं थे कि वो गैस सिलेंडर ले पाए, वो अब और कैसे लायक हो गए गैस सिलेंडर लेने के? देखिए क्या है कि जो उज्ज्वला योजना में जो सब्सिडी है वो तो जारी रहेगी। कितनी कितनी बताइए, चलिए बताइए कितनी? सब्सिडी नहीं हटाई जाएगी। कितनी है, कुछ तो जस्टिफाई करिए। नहीं, सब्सिडी कितनी आप बता दीजिए। बात हुई है 40 रुपए है ना, 40 रुपए, उसके और लिए वो गैस 750 दे बढ़ा सकेंगे, दिया जो आपने, 400 नहीं दे पा रहे थे वो 750 दे सकेंगे। मैडम देखिए, आप भी समझते हैं इन सब चीजों को। अपन यहाँ पे बैठ के अगर बहस कर रहे हैं तो ये जितनी भी महिलाएं हैं वो सब महिलाएं हैं, पुरुष तो इनमें बैठे नहीं है। मैं बैठा हूं ना मैम, तो अब आप जो हम मैं बैठा हूं ना मैम, लेकिन चलिए ठीक है, मैं अपने वाइफ के बिहाफ पर बोल रहा हूं, लेकिन ये किस तरह का तर्क है? नहीं, आप बैठे तो पर आप खाना नहीं बनाते ना, आप सिलेंडर यूज नहीं आपको करते। कैसे पता? आप मेरे घर में महिला, झांकी हैं देखो, क्या? मैं इस बात को समझ सकती हूँ, अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो वो पुरुषों को जी नहीं, आपको कैसे पता मैं घर में खाना बनाता हूं या नहीं बनाता हूं? अगर आपको ये नहीं पता तो आपको दूसरों के घरों का भी नहीं पता कि वो किसी तरह सिलेंडर खरीद पा रहे हैं या नहीं खरीद पा रहे हैं। बजट तो घर का बिगड़ता है मधु जी, क्या फर्क पड़ रहा है? आप यहाँ पे महिला और पुरुष बोल रही है, पुरुष खाना बनाता बजट तो घर का बिगड़ रहा है। रसोई रसोई में खाना सब खा रहे हैं, मैनेजमेंट पुरुष को भी करना होता है, महिला आई एम को भी वेरी करना सॉरी होता है। मधु जी, लेकिन आप तो आपकी लॉजिक बात पे से आइए ना सहमत हूं। कि मैं आपकी कैसे बात से 250 रुपए को जस्टिफाई करेंगे आप? बिल्कुल नहीं, रुकिए ज्योति जी, आप 2 मिनट रुकिए। मधु जी, मधु जी, बजट बढ़ रहा है तो उसके ऊपर पूरा मधु जी, इंडिया इसके ऊपर क्या आप है। उज्ज्वला मैं इस योजना बात का से नाम सहमत हूं। उज्ज्वला आज अगर हो ये चुकी बढ़ रहे उदास हैं, योजना दाम कर पे सकते बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो योजना उदास हो गई है। बताए थे मोस्टली मेन कारण इसके ये रहे। हेलो, हाँ, मैं कह रहा हूं आप उज्ज्वला योजना का नाम उज्ज्वला आज हो गई उदास योजना रख सकते हैं, क्योंकि वो योजना अब उदास हो गई है, नहीं ले पा रहे लोग, वो नहीं, जिनके हम लिए उज्ज्वला योजना थी वो नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सी महिलाओं की आंखें सही की है, बहुत सारी महिलाओं के जीवन में उनके घरों में उजाला लेके आए, इसलिए हमारा इसका नाम उज्ज्वला ही रहेगा, वो उदास नहीं रहेगा। इसका आज आपको तो ठीक ध्यान है, नहीं उनको पड़ना, मुस्कुराहट आने दे वाले दीजिए। समय में इसको आपको ध्यान पड़ जाएगा। ठीक है, आप ठीक है जाके मधु जी, इसका सर्वे क्या करिए, होता है ना, करके किसी आप शायर ने कहा है कि पता करिए। कागजों में तो मौसम कैसे बहुत गुलाबी है, खाली उन सिलेंडर कागजों से में आप कैसे गुलाबी उजाला हो मौसम सकता है? देखते रहिए, लेकिन किसी दिन किसी के घर में जाकर देखिएगा, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिएगा, उज्ज्वला योजना जो उसका लाभ ले रहे हैं, और उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछिएगा कि 1-2 बार तो फायदा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और जो जवाब मिलेगा उसे सुनने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि आप उस जवाब को सुनने के लिए अभी तैयार नहीं है। हमारी तो प्रवृत्ति बाहर घूमती ठीक है, हम तो लोगों से अल्पना पूछते हैं, कटेजा जी, हम पूछते हैं, मैं हम आपके यहाँ पास पर आ रहा हूं। अल्पना जाते हैं, कटेजा जी, पर जिनके लिए योजनाएं लाई जाती हैं वो उनके पहुंच में रह पाए तभी तो वो लाभकारी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब ये उज्ज्वला योजना लाई गई थी तब ये बहुत बात की गई थी कि इंडोर पोल्यूशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। न सिर्फ महिलाएं जो खाना बनाती हैं उनकी आंखें खराब होती हैं, बल्कि उस घर में रहने वाले छोटे बच्चों को भी लंग्स की प्रॉब्लम, और इंडोर पोल्यूशन जो आउटडोर व्हीकुलर पोल्यूशन है उससे भी ज्यादा नुकसान करता है भारत में। ये आंकड़े, तमाम आंकड़े मौजूद हैं। लेकिन अगर हम उसको एक बार सिलेंडर देते हैं और आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो वो सिर्फ टोकनिज्म होगा। हाँ? इसलिए मेरा ये मानना है कि ये सब्सिडी सब्सटेंशियल होनी चाहिए, सिर्फ 40 रुपए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे परिवार हैं जिन्होंने उज्ज्वला का लिया है, जो 700 750 रुपए तो छोड़िए, वो 250 रुपए 300 रुपए तक भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसीलिए वो लकड़ी जलाते थे। हाँ। इसलिए उनको ये कंटिन्यूअस ये फायदा मिलता रहे, तभी हम वास्तव में ये इंडोर पोल्यूशन की समस्या को दूर कर पाएंगे, तभी उनकी आंखों में धुएं का जो आंसू हैं उनको दूर कर पाएंगे, तभी उस घर में रहने वाले बच्चों को स्वास्थ्य दे पाएंगे। ये बात बहुत जरूरी है कि सब्सिडी, ठीक है बहुत लोगों ने सरेंडर की है, लेकिन उसका फायदा जेन्युइन कंज्यूमर को मिलता रहे, ये जरूरी है। नहीं, बहुत से लोगों ने सरेंडर की है, लेकिन आज अगर उन लोगों तक पहुंचा जाए तो मैं देखना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि उनमें से कितने लोग ये कहते हैं कि हम सब्सिडी सरेंडर कर खुश है, क्योंकि मेरे पास वो आंकड़ा नहीं है और सरकार ने अपने स्तर पर यह पता लगाने की कोशिश की हो, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं कि नहीं की। ज्योति जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ज्योति जी, मैं ये कह रहा हूं, देखिए जब आप सरकार में थे आपको यह तो नजर आता था ना कि किस तरह जनता के मुद्दे विपक्ष के तौर पर बीजेपी उठा रही है। कम से कम वो तरीका तो सीखिए ताकि लोगों का साथ मिले, हमारी आवाज कहीं तक तो पहुंचे। आप वो कहते हैं ना कि जिनको सुनाई नहीं देता, ताकि वो सुने। आपके ये जो आंदोलन, ये जो प्रदर्शन होते हैं,
वो ना वीकली होते हैं ना कुछ, एक किसी दिन आप बैठे और रोटी पका लिए। कुछ समय पहले अर्चना शर्मा जी ने पकाई थी, आज आपने पका ली होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने लगातार देखा है महंगाई और डीजल को लेकर के, और खास तौर से रसोई गैस को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार आवाज उठाई है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आप एक बार बार बोलते हैं दोनों सरकारों में। नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस की सरकार के समय सिलेंडर के दाम या रसोई पेट्रोल डीजल के दाम इस कदर नहीं बढ़े थे जिस कदर वो आज बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसको कंट्रोल केंद्र की सरकार कर सकती है। केंद्र की सरकार जहां लगातार हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बढ़ा रही है। रविशंकर प्रसाद जी की पीसी कुछ दिनों पहले उन्होंने कह दिया सरकार कुछ नहीं कर सकती, जबकि वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूं कहते थे कि चुटकियों में, अगर प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है, मनमोहन सिंह जी की जिम्मेदारी है, वो चुटकियों में इसको कम कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि वो प्रचार में ना एक टाइपिंग मिस्टेक थी। मुझे नहीं पता, मधु कुमावत जी अगर मुझे बता पाए। मधु कुमावत जी, एक प्रचार का सेंटेंस था आपका, पेट्रोल और महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, कहीं वो टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं थी कि पेट्रोल और डीजल से वार अब की बार मोदी सरकार? ये आप क्या बोल रहे हैं? जो हमारे राहुल गांधी जी यहाँ पर आके, अरे आप तो राहुल गांधी छोड़िए, आप पेट्रोल डीजल की दरें कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप पेट्रोल डीजल की दरें? वो बोलिए ना, राहुल गांधी जी को सत्ता में आपके आपस में लड़ने से हमारी जेब को राहत नहीं मिलेगी। राहुल गांधी जी तो आज सत्ता में है नहीं। आप तो अपनी बताइए ना, आप बताइए नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं कम करने के लिए दरें? ज्योति जी और मधु कुमावत जी, आपकी लड़ाई से न मेरे पर्स में कोई अंतर पड़ना है, न ही मेघा धानुका जी के पर्स में कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसलिए आप लोग न लड़े। मेघा जी कुछ कहना चाहती हैं आप? बोल रहे हैं आप, जब आपके वहां पे जब कांग्रेस सरकार थी, मनमोहन जी बैठे थे, जब क्या सर मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि चाहे से कोई भी योजनाएं लेकर आए वो कागजी नहीं हो। सरकार जब भी कोई योजना या कोई बजट लेकर आती है तो वो इतना आकर्षक लगता है, इतना फैसिनेटिंग होता है कि हाँ अब कुछ होगा, या हम बड़ी उम्मीद की तरफ से देखते हैं। बात केवल एक छोटी सी काम कर देने से, उज्ज्वला योजना लेकर आए, आपने सबको सिलेंडर दिया, इसको ये वही चीज याद दिलाता है कि जैसे अंग्रेजों ने पहले कोक बांटी थी, वही 10-10 रुपए की कोक है, फ्री में पी लीजिए, फिर आपको आदत लग गई। चाय बांटी थी, चाय पी लीजिए, अब चाय की आदत लग चुकी है, तो आपने सिलेंडर बांट दिए कि भाई हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मगर क्या हम उसको अफोर्ड उसी रेट में कर पा रहे हैं? दूसरा मेरा ये मुद्दा है कि आपने कहा कि सब्सिडी आप देते हैं, तो जिस रेट में आप महंगाई को या उसको महंगा करते हैं, मेरा ये सुझाव है क्या आप उसी दर में सब्सिडी को भी बढ़ाते हैं? क्योंकि जो सब्सिडी को सरेंडर कर रहा है, देखिए उसके लिए तो 50 ये 70 साल वाली बात में मैं सिंसियरली मधु कुमावत जी, मुझे ये बताइए, ठीक है 70 साल को लेकर आपने 7 साल तक कोस लिया, मान लिया, कहीं से तो आपकी जिम्मेदारी चालू होगी, वो कौन सा साल होगा वो बता दीजिए, उस दिन से हम आपसे सवाल पूछ लेंगे, या एटलीस्ट ये वो डेट बता दीजिए कि इस डेट से अच्छे दिन बता दीजिए। मधु जी फिर सहमत हूँ, वो अभी होगी, उसके ऊपर कार्यरत है, उसके ऊपर नहीं, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, 70 सालों का हिसाब आप उनसे कब तक मांगेंगे और किस दिन से हम आपसे आपका हिसाब मांग सकते हैं? आप किस दिन से जवाब दे होंगे? अभी तक की सारी दुश्वारियों की जड़ कांग्रेस, चलिए मान लिया, किसी दिन से तो आप भी होंगे ना, वो तारीख बता दीजिए। आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब बिल्कुल मिला है आपको, आपने यही नहीं, आप नहीं, मुझे वो जवाब मिला है अल्पना कटेजा जी से और मेघा धानुका जी से, और वो दोनों राजनीतिक दलों से नहीं आते। लेकिन शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये थी दोपहर की 2 टूक। नमस्कार।